हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। मैंने लास्ट ईयर यूजीसी जेआरएफ क्लियर किया हुआ है विथ 99.90 परसेंटाइल एंड 31st ऑल इंडिया रैंक। एंड इसके अलावा मेरा एक टाइम यूजीसी नेट भी क्लियर है एंड करेंटली मैं आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। ठीक है, तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। जिन लोगों ने भी आज पेपर दिया है या जो लोग फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें 41 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड करूँगा जो कि आप लोगों ने ही मुझे सेंड किए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए, ताकि जो भी आपको पीपीटी हैं या जो पीडीएफ है मैंने सेंड कर रहे हैं वो आप ऑलरेडी वहाँ से डाउनलोड कर सको और जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, जो लोग भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है डीआई का क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल था, या बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था हमारा। इसमें क्या था कि एक डिपार्टमेंट था और 2018 और 2019 दो ईयर दिए थे, जिस पे उन्होंने पर्टिकुलर परसेंटेज दे दिया था। जैसे ए पे 22 ये पूरा परसेंटेज दे दिया है और टोटल भी उन्होंने दे रखा था 18,000। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो दिया था वो दिया था 20,000। ऐसे आपको टोटल फिर इसमें पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो था कि जो डिपार्टमेंट बी है आपका, उसमें 2018 में अगर 300 यूनिट अगर कम कर देते हैं तो उसी सेम डिपार्टमेंट बी की 2019 में जब हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले आपको पता चल गया बी का पूछा गया है, तो बी का आप 18% निकाल लेंगे, 23% निकाल लेंगे। तो 23% निकालेंगे तो आपको आएगा 4140। ठीक है, फिर जब आप उसको 300 से माइनस करेंगे, क्योंकि 300 उन्होंने लेफ्ट करने की बात कही है, तो 300 जब आप लेफ्ट करेंगे तो आपका आएगा 3840। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो कंपैरिजन करना था वो करना था सेम डिपार्टमेंट के अगली ईयर से। अगला ईयर आपका क्या है 2019, और कितना परसेंट है 26। तो जब आप 26% निकालेंगे 20,000 का तो आपका बनेगा 5200। ठीक है, तो 5200 डिवाइड जब माइनस करेंगे आप 3840, तो जो डिफरेंस आएगा वो 1360 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा 1360। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम चेंज एज कंपेयर टू 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा चेंज किस ईयर में हुआ है। ठीक है, तो 2019 के जितने भी परसेंटेज हैं आप उसको कन्वर्ट कर लोगे वैल्यू में। तो 24,000 का जब 24% निकालेंगे आप 20,000 का, तो यहाँ पे 4800, 5200 इस तरीके से आपका आ जाएगा 4,000, 4,000 एंड 2,000। जब यहाँ पे चेंज देखेंगे आप ए से बी पे चेंज जो है वो 400 है। फिर बी से सी आप जो चेंज देखेंगे वो आपका 1200 है। फिर आपका सी से डी जो चेंज होगा वो आपका वो होगा कोई चेंज नहीं है। फिर डी से जो ई चेंज होगा वो आपका 2000। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में है, ई में, ई ईयर में, मतलब ई डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा चेंज है, तो करेक्ट आंसर ई बन जाएगा इसका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और दिया था जिसका करेक्ट आंसर था आपको, ये किसी ने मुझे सेंड किया है, तो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बताया है लेकिन वो डायरेक्ट आंसर दिया है। 2-3 लोगों ने ऐसे ही मुझे सेंड किया है, तो उसका करेक्ट आंसर जो है 9.5 करोड़ था जो चेंज आ रहा था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये रेशियो का क्वेश्चन था। ई का जो है इन्होंने 2018 से डी के 2019 का रेशियो पूछा था, तो ई का आप 8% निकाल लेंगे 18,000 का, तो आपका आ जाएगा 1440। ठीक है, फिर डी का आप 2019 में कितना है, डी का देखिए कितना है 20%, तो आपका आ जाएगा 4,000। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो बनेगा 9:25 जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चेंज पे था कि जो 2018 पे सी डिपार्टमेंट पे आपका जो सी डिपार्टमेंट से जब आप 2019 के सी डिपार्टमेंट पे जाते हो तो क्या चेंज होगा। तो दोनों को आप पहले परसेंटेज से एब्सोल्यूट टर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये 3240 आएगा और वो आएगा 4000। ठीक है, तो 4000 में से आप चेंज करेंगे तो बचेगा 760। फिर आप परसेंटेज निकालने के लिए 760 डिवाइडेड बाय 3240 इंटू 100 करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा 23.45%। ठीक है, तो जो हमारी डीआई थी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी और ना ज़्यादा सिंपल थी, सही लेवल था। ईजिली आप इसको 5 से 10 मिनट में ईजिली कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सिंपल हैं दोनों। ये दो क्वेश्चंस जो हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस मैंने कराए भी हैं। इनका लेवल बहुत छोटा है। हम लोगों ने जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ की है या इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ
यूट्यूब पे भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करे हैं पेपर फर्स्ट पे, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का है। तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जैसे आपको इसमें पूछा गया है कि ऑड कौन सा है, इन चारों में ऑड कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से नंबरिंग कर लेनी है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है अगेन 2 का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है अगेन 2 का। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वाला जो टर्म है कहीं ना कहीं ये ऑड है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, ये भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का, जैसे ANIMAL दिया है, और इसमें क्या करा, L को इन्होंने सबसे लास्ट में ले लिया, फिर देन A को ले लिया, फिर I और M जो बीच में 2 हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। N पे इन्होंने क्या किया, जो A था उसको सबसे लास्ट पे, और N पे ऐसे। फिर इसके बाद इन्होंने इसके लिए पूछा सर्किल का क्या होगा, तो आपको पता है A और ये दोनों तो चेंज नहीं होने वाले, जो सबसे लास्ट में था वो ऐसे चला जाएगा, और जो सबसे पहले चला जाएगा, और देन ये चला जाएगा, देन ये। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, आप पैटर्न इजीली पहचान सकते हो इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि दिए थे NTA के एग्ज़ाम में आज, और काफ़ी लोगों ने आप में से सेंड किए हैं मुझे, तभी मैंने इंक्लूड किया है। और मैंने कम से कम ये क्वेश्चंस 50 से 60 लोगों से लिए हैं, उसके बाद मैं 42 क्वेश्चंस बना पाया हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आप लोग 2 या 3 बार, मतलब 2 या 3 लोगों ने मुझे सेंड किए हैं। तो थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं सेंड किए हैं जो सिर्फ मुझे एक बार किसी ने सेंड किए थे, ठीक है। जो मुझे कम से कम 2 से 3 बार मिले हैं, मैंने वही इंक्लूड किए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं दिया है, और इसके अलावा आपको ऑप्शंस भी नहीं पता है ना, तो मैं इसका आंसर बता देता, तो किसी ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पे, जो आपका अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी ये डिसेंडिंग होगा, ठीक है। उसको आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर पे। जो आपको एग्जाम्पल थे उसमें ये थे 4 एग्जाम्पल, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन मैंने अपने जब कम्युनिकेशन का आपको MCQ प्रोवाइड किया है तो उसमें मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। जो हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसको आप हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिया था आपको, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दिया था, एंड मास कम्युनिकेशन दिया था, और सामने कुछ आपको ऑप्शंस दिए थे मैच द फॉलोइंग में। तो इजीली आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जिसको हंट ने दिया था, और बहुत अच्छे से आपको मैंने हर्जबर्ग ने दिया था, सॉरी इसको, ठीक है। तो जितनी भी आपकी वो जो लेवल टीचिंग थी, मेमोरी लेवल, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, चाहे आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल, उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ये क्वेश्चन जो था ये आपके इसमें 4 स्टेटमेंट पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस के बाद 4 ऑप्शंस दिए थे। फिर 4 ऑप्शंस में 2 आपके जो सही थे उसमें आपका इंसाइट सही था, और दूसरा जो आपका था वो रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा था सैम्पलिंग टेक्निक से। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपको पता है 2 टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो ग्रुप को फॉलो करती है। तो जिसके शायद जो कुछ लोगों ने मुझे इसमें ऑप्शंस बताए थे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग था, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, और कोई एक ऑप्शन था, और क्लस्टर सैम्पलिंग था। तो आपको पता होगा कि जो ग्रुप को फॉलो करती है वो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो करेक्ट उसके हिसाब से क्लस्टर सैम्पलिंग होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन इस बार इंक्लूड किए गए थे, मैथ्स से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। मैथ्स से इवन ये बोल सकते हैं कि इस बार कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है नेट ने, उनका पता नहीं क्या पैटर्न है, समझ नहीं आता। तो जो हमारा इस पे क्वेश्चन था, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही थे। जो हमारा प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी मेमोरी होती थी उसमें रैम एंड रोम होता था, आपको पता होगा। तो इसमें जो बोला था इन्होंने रैम के लिए बोला था स्टेटमेंट, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही था। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा पेन ड्राइव इन्होंने इंक्लूड किया था, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही थे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा था ALU एंड UPS पे, ठीक है, UPS पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला भी आपका स्टेटमेंट ही था। ALU बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लेकिन UPS जो है
ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी से आया था जिसमें टॉलर और स्मॉलर करके था, तो उसमें जब आप इनइक्वालिटी बनाओगे तो वो इनइक्वालिटी ये बनी थी। इसके बाद आप इजीली आंसर दे सकते हो, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिए गए थे उसके बाद, तो आप उनका इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 70 नंबर, वो था हमारा इंटरनेट और इंट्रानेट पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर लोगों ने मुझे दिया है ए और डी, और ए पे उन्होंने बताया है कि ए पे क्या पूछा गया था कि जो आपका इंटरनेट और इंट्रानेट होता है ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और आपको ये बोला गया था कि इंटरनेट जो होता है बड़ा होता है इंट्रानेट से, बिल्कुल सही चीज़ है। और जो डी स्टेटमेंट था इंटरनेट, बोला गया था कि डी में आपसे ये बोला गया था कि इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है, मतलब ये भी बोल सकते हो आप नेटवर्कों का समूह होता है जिसे हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इजीली ये कर लोगे। फिर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था जो मैंने 80 नंबर पे इंक्लूड किया है, जो स्क्वायर रूट था, इसमें 2 वैल्यूज़ में भी और थी जो मिसिंग है यहाँ पे। तो 9 का 81 का आपको स्क्वायर रूट पता है 9, और 841 का आपको पता है 29, तो आप इजीली कर लोगे, बस इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर एंड प्राइम नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बच्चों बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों ने इसको कर लिया होगा। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 2 3 हो जाएंगे, होल नंबर में आपका 0 भी इंक्लूड होता है, इंटीजर में आपके जो माइनस होते हैं ना वो भी आपके इंक्लूड होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका मिलीनियम डेवलपमेंट गोल पे था कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल पे 2015 तक कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो आपके 7 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें से कौन सा ऐसा है जो आप लोग बिल्कुल हद तक नहीं अचीव कर पाए हो, बिल्कुल भी नहीं अचीव कर पाए हो, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस भी मुझे नहीं मिले, नहीं तो मैं आपको आंसर्स देता, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर से था, बहुत सिंपल था, ये भी मैच द फॉलोइंग था। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपको पता है C++ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है विंडो XP होता है, इंटरनेट में आपका लैन मैन और वैन आता है, वैन था आपके ऑप्शन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड, इसके अलावा आपका जो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपकी PPT हो गई या जो भी चीज़ें हो गई वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल वाला, और भी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको जो MCQ दिए हैं उनसे आए हुए हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पे मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपने मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखा है तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो उनको तो आप इजीली कर सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन था वो था नॉर्म्स रेफरेंस इवोल्यूशन। देखो हमने आपको इवोल्यूशंस की टेक्निक्स बताई थी, जितनी भी टेक्निक्स थी आपकी नॉर्म्स रेफरेंस थी, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव थी, डायग्नोस्टिक थी, और भी बहुत सारी जितनी भी टेक्निक है हमने सब बताई थी, नॉर्म्स भी थी और आपकी एक इसी से रिलेटेड और भी होती है। तो वो दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब हम नॉर्म्स रेफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं उन पे कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे परसेंटाइल स्कोर की बात कर रहे हैं। जैसे मेरा जो परसेंटाइल स्कोर था 99.90 था पिछली बार, ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करके निकालते हैं जिससे मैंने अपनी रैंक फाइंड कर ली। अगर यही मुझे ABCD में दिया होता तो मैं ये ना फाइंड कर पाता कि मेरी क्या रैंक थी और मेरा क्या स्कोर था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत सिंपल सा है, ये भी 2 स्टेटमेंट थे। परसेंटाइल जो था वो 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही चीज़ थी। दूसरा जो था रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड सैंपल, नहीं, रेंज जो होता था हमारा, ये पेपर 2 में भी इंक्लूड था ये क्वेश्चन, वो होता था आपका स्मॉलर, या जो आपका जो सबसे बड़ा टर्म होगा उससे आप जो सबसे स्मॉलर टर्म है उसको जब माइनस करोगे तब आपका रेंज आता है, जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, वेरिएशंस का पार्ट होते थे, तो हम उसमें पढ़ते थे। एक क्वेश्चन जो और था वो आपका बुद्धिज्म से था, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। फिर जो आपकी एक और क्वेश्चन जो था कमेटीज़ थी हायर एजुकेशन पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हायर एजुकेशन पे कमेटी और ईयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने कुछ पेपर पहले के भी देखे हुए हैं, तो उसमें भी ये चीज़ मैंने देखी है
कि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, ये आपका आरसी का है। देखो आरसी बहुत लोग, कम लोगों की याद रहती है। एक दो लोग जो हैं जिनको बहुत अच्छे से याद थी, उन्होंने मुझे सेंड किया है कि जो लर्निंग लेबर फोकस शिफ्ट हुआ था वो उसका आंसर था आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है। फिर जो आपका आइडिया, जो आपका आरसी था, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड था कि आपका जो लर्निंग के मेथड्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले आपका टीचर सेंट्रिक था बहुत ज़्यादा, अब आपका लर्नर सेंट्रिक हो गया है, सोशल हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। फिर आइडिया फेवर करके भी कोई एक क्वेश्चन था जिसका आंसर इन्होंने बताया है मुझे सर्कुलर, ठीक है। फिर विजन से भी क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर बनेगा ये, ठीक है। ग्रुप क्लिंटल, इससे आंसर जो बना था वो इंटरपर्सनल बना था। फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशन व्यू लर्निंग अकर, ये करेक्ट आंसर बनेगा। तो बहुत सिंपल था। इन्होंने बताया है कि जितने भी क्वेश्चंस थे आप इजीली कर लोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो इसमें आपसे ये पूछा गया था कि ऑथर इसमें क्या बोलना चाह रहा है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे पैराग्राफ में आपको इजीली मिल रहे थे, और बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं थे। जैसे लास्ट टाइम क्या था कि काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ थे, इस बार बताया जा रहा है कि बहुत सिंपल से पैसेज आ रहे हैं, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका नल हाइपोथेसिस से भी रिलेटेड था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा इंडियन लॉजिक से था, जो कि मैच द फॉलोइंग था, हेतु के बारे में था और उदाहरणा के बारे में था। तो हेतु को आपको पता है मिडिल टर्म को बोलते हैं। आप इजीली, आपको मैंने इस क्वेश्चंस टैकल करना भी बताया, आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्योंकि आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है इन क्वेश्चंस को करने में। कई टाइम होता क्या है कि आपको सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन एक दो अगर उसमें से आते हैं ना मैच द फॉलोइंग में, तो काम हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोर्स करिकुलम इज प्रॉपरली डिजाइन बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हमारा जो एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिसर्च पे था, जो कि स्कूल प्रिंसिपल एनालिसिस मदर चिल्ड्रन ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसको मुझे सही तरीके समझ नहीं आया है अब तक, लेकिन जब तक जितना मैंने इसको देखा है तो उसमें मुझे लग रहा है ये जो हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव बनेगी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल बनेगा इसका आंसर, बट मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड होगी। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के कुछ मेथड्स से जिनको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका रिसर्च इथिक्स है। ये क्वेश्चन तो मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 बार आपको जब हमने टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यू दिए हैं तब भी दिया है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी एमसीक्यू दिए हैं तब भी दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली बनता है वो आपका एक एनालिसिस का जो फेज होता है, वहाँ पे रिसर्च इथिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, एंड जब हम लोग रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं तब इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा साउंड लिमिट एट नाइट स्कूल जोन, जो कि 40 बताया गया है, ठीक है। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन था, वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये शायद इससे रिलेटेड है, सॉरी ये इससे रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो ये बनता है, ज्ञानवाणी और CEC AIR और UGC, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। एंड हाँ, पेपर 2 में जो मैनेजमेंट का पेपर है उसके भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, 40 से 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम तक मैं उसका भी आपको जो आंसर्स हैं उसको प्रॉपरली बताने की कोशिश करूँगा, जितने आंसर्स मैं बता सकता हूँ। एंड 50 से 60 जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सब कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।